वेलकम टू डब्ल्यू क्लासेस। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आपको पता है करंट इवेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो जेकेपीएससी ने भी अभी अपना डेट जो अनाउंस कर दी है प्रीलिम्स की, ठीक है। तो उसके बाद जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी और बाकी एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हर एक सिलेबस में आपको दिख जाएगा। इसमें होता क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट से जितने भी करंट में क्वेश्चंस रहे होते हैं, अब जो बंदा करंट के साथ इन टच है उसके लिए तो नहीं, उसके लिए तो रिवीजन की तरह ही काम करेगा। लेकिन वो बंदे जो बहुत ज़्यादा इन टच नहीं रहे हैं इसके साथ, उनके लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि आसानी करने के लिए तो करंट इवेंट्स में जो जो टॉपिक्स रहे हैं हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। इसमें जैसे आज जो हम डिस्कस करेंगे देखेंगे इनमें से कितने टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। जैसे साइमल्टेनियस सिलेक्शन जो जो न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है ये, वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से। डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें या फिर ईवीएम वीवीपैट की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट के भी बहुत सारे रीजंस थे न्यूज़ में रहने के, ठीक है। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें, पार्लियामेंट कमेटीज़ और कैबिनेट कमेटीज़ के ऊपर क्वेश्चन सब बनते हैं ज़्यादातर। सिटीज़नशिप ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन का चक्कर में भी अभी ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर भी आर्टिकल्स आ रहे थे। यूसीसी की बात करें अगर हम, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये तो न्यूज़ में रहता ही है। उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ आर्टिकल 22 जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बना रहा है यूपीएससी भी और बाकी एग्ज़ाम्स भी। उसके बाद फिजिकल फेडरेशन, ये हम देखो ये 11 टॉपिक्स मैंने फ़िलहाल पकड़े हैं। इसमें हम देखेंगे कितना आज कवर कर सकते हैं। अब देखो प्रीलिम्स में आपको ज़्यादातर फोकस कहाँ पे करना होता है, क्योंकि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आप देखोगे लास्ट ईयर एनालिसिस करोगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं ना, वो 2-3 टॉपिक्स पे ही आते हैं ज़्यादातर। बाकी बहुत सारे फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं, लेकिन वो फैक्ट्स जो हैं वो करंट के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट होते हैं। जो टॉपिक्स करंट में रहे होते हैं उनमें से ही उठा के वो उसी का स्टैटिक पूछ लेते हैं। अब देखो जैसे बजट में एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, ठीक है। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो देखो डिलिमिटेशन कमीशन क्योंकि न्यूज़ में है तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या आपको करना है। उसके बाद प्रोरोगेशन की बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, ठीक है। या फिर जो भी कंसेप्चुअल बनते हैं प्रीलिम्स में, जैसे मतलब प्रियम्बल में क्या क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सेकुलरिज्म क्या चीज़ है, उसके बाद लिबर्टी फ्रेटर्निटी, ये सारे इनका बेसिक क्या है, ठीक है। जितनी चीज़ें भी प्रीएम्बल्स में हमारे पास लिखी हुई हैं जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस पे वो जनरली पूछते हैं कि आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने प्रीलिम्स इसके ऊपर प्रीएम्बल के ऊपर वीडियो बना के रखी हुई है, उसी में से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाहर नहीं आ सकते, तो आप वहाँ से देख सकते हो ये। उसके बाद प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उस पर मैंने वीडियो बना के रखी है, आप इसमें प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, जेकेपीएससी में मैंने डाल के रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ और आपको देखना क्या है, जैसे अभी हम देखेंगे इसमें कि मतलब जो हम करंट के टॉपिक्स कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो बात कर रहा था कि प्रीलिम्स में और जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे एक दो क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, ठीक है। जैसे स्पीकर्स की पावर पूछ लेंगे, स्पीकर के रिलेटेड कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। डिप्टी स्पीकर का पूछ लेंगे, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इसमें भी ज़्यादातर कई बार, क्योंकि अभी पीछे ये भाई हुआ था तो उस चक्कर में मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन का भी पूछ सकते हैं, लीडर ऑफ हाउस का, विप का पूछ सकते हैं, प्रोटम स्पीकर है, ठीक है। पैनल्स ऑफ चेयरपर्सन, पैनल्स ऑफ वाइस चेयरपर्सन, ये इस पे क्वेश्चन जनरली इनमें से किसी भी बन सकते हैं। तो इनमें आपको सबका पता होना चाहिए कि डिप्टी स्पीकर को ओथ कौन दिलवाता है, स्पीकर की ओथ होती है नहीं होती है तो कौन दिलवाता है, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन का इनका टर्म क्या रहता है। ये छोटी छोटी चीज़ें, चार चार पाँच पाँच चीज़ें, अब आराम से आधा घंटा भी दोगे तो ये सारे कवर हो सकते हैं। उसके बाद देखो पार्लियामेंट्री डिवाइसेस पे क्वेश्चन अब ज़्यादातर बनने लगे हैं। जैसे क्वेश्चन आर पे क्वेश्चन बन सकता है, ज़ीरो आर पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, कॉन्फिडेंस मोशन पे, या फिर कॉलिंग अटेंशन की बात करें उस पर, कॉलिंग अटेंशन मोशन पे, ठीक है। प्रिविलेज मोशन पे बन सकता है, कट मोशन पे बन सकता है। उसके बाद सब्सटेंटिव मोशन पे बन सकता है, सब्स्टिट्यूटरी मोशन पे भी बन सकता है, ठीक है। मोशन और रेजोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है उस पर क्वेश्चन। तो ये जनरली ये वाले टॉपिक्स हैं जो हार्ड टॉपिक्स रहते हैं जनरली। पीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, पीएससी या यूपीएससी के। अब पार्लियामेंट्री कमेटी से क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं और बहुत ज़्यादा फोकस इनका इस साइड पे डाइवर्ट हुआ है। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लें, ठीक है। लॉ मेकिंग प्रोसेस में जैसे मतलब टाइप ऑफ मेजॉरिटीज़ पूछ सकते हैं इसमें, तो आपसे और क्या पूछेंगे कि आपको मेजॉरिटी की सारी टाइप पता होनी चाहिए। 2/3 किस में है, ग्रेटर दैन 2/3 किस में है, प्रेजेंट एंड वोटिंग किस में है, किस में नहीं है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, वो सब कुछ इसी में आ जाएगा। अब देखो ये हम आराम से कवर करेंगे। अगर किसी को नहीं आता मुझे बता देना, मैं ये सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा। फिलहाल हम देख रहे थे कि आज के जो हमारे करंट के टॉपिक्स हैं उनसे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है हमारा साइमल्टेनियस सिलेक्शन। अब देखो ये साइमल्टेनियस सिलेक्शन का अगर आप कंसेप्ट की बात करें ना, कि ये
अब देखो जैसे ही हम आज़ाद हुए ना, तो बिल्कुल थोड़ा बैकग्राउंड पे चलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन कब बन गया था हमारा आज़ाद होने के बाद? 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिंग में आ गया था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में एलेबोरेटली मेंशन नहीं थी। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 324 है, हाँ 324 से लेके 329 तक, जो पार्ट 15 है इलेक्शन के रिलेटेड, उसमें इलेक्शन के रिलेटेड तो था कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। जैसे नोटिफिकेशन कौन इशू करेगा, उसकी मतलब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, उसके बारे में कुछ नहीं था। उनकी डिसक्वालिफिकेशन का क्या मेथड रहेगा, कुछ नहीं था पता। इलेक्शन डिस्प्यूट हो जाएगा तो क्या होगा, कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, एग्ज़िट पोल क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब इन सब के बारे में जो कि बिल्कुल बेसिक थी। कौन प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, कौन नहीं होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्या तरीका होगा, किसको रख सकते हैं, किसको नहीं रख सकते। ऐसे तो 324 से 329 तक अगर आप देखेंगे पार्ट 15 में मेंशन था, लेकिन छोटी छोटी निटिगिटीज़ किसी में भी नहीं थी। तो इलेक्शन कंडक्ट कैसे करवाते, उस चक्कर में आप देखोगे 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। उसके बाद आया आरपीए। आरपीए क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951, ये दो है हमारे पास आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब अगर आप बात करोगे ना, इसको अगर अच्छे से पढ़ोगे आप, 1950 में आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कैसे नहीं की। जैसे वोटर लिस्ट में कौन कौन एनरोल हो सकता है, कौन कौन वोट देगा, तो उसके लिए वोटर लिस्ट बनेगी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं था। तो इसलिए इन्होंने आरपीआई 1950 लाया, फिर 1951 लाया। तो अब 1951 थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन इसमें सारे के सारे प्रोविजंस के क्या क्वालिफिकेशन होगी, डिसक्वालिफिकेशन का क्या तरीका होगा, नोटिफिकेशन का, ये सारी चीज़ें इनमें इन्होंने ऐड की आरपीआई 1950 और 1951 में। अब जैसे मान लो किसी को अपील करनी है, कौन है ईसीओ, कौन होगा ईआरओ, कौन रहेगा, ठीक है, सीट्स कितनी होंगी लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसके बारे में कुछ भी मेंशन कहीं पे नहीं था। तो अब ये सारा हुआ, मतलब आरपीआई 1950 और 1951 यहाँ तक बन गया। उसके बाद अगर पहला इलेक्शन जो इंडिया में हेल्ड हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो कब हुआ है आप सबको पता है, 1951 में हुआ है जाके। अब आप देखो, हम 47 में आज़ाद हो गए हैं, 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया है, और 51 में जाके हम पहला इलेक्शन करवा रहे हैं। तो इस पूरे टाइम पीरियड में 47 से लेके 51 तक पार्लियामेंट में कौन बैठा हुआ था? वही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाले, जिन्होंने, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन कौन से थे, कितने मेंबर थे, तो वही चला रहे थे इसको 1951 तक। देखो हम पढ़ रहे हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो मैं आपको असल में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा था। अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब देखो, जो पहला इलेक्शन हुआ 1951 में, वो इलेक्शन हमारा स्टेट में और सेंटर का स्टेट, मतलब वो साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ था। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये है सिंपल, कि सेंटर के इलेक्शन जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और जो स्टेट आपने कंडक्ट करवाती है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ये दोनों के दोनों इलेक्शन सेम टाइम पीरियड में हों अगर, ठीक है, एक ही टाइम में होना, तो ये तब से स्टार्ट हुआ। 1951 से साइमल्टेनियस इलेक्शन ही चल रहे थे। जैसे 1960s में आए इमरजेंसी की वजह से या और बहुत सारे रीजंस की वजह से, ठीक है, किसी स्टेट में मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली डिज़ोल्व हो गई या कुछ भी हुआ, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि ये जो इलेक्शन का प्रोसेस था ये आगे पीछे होने लग गया, स्टेट में आगे पीछे हो गया और सेंटर में तो 5-5 साल के बाद हो रहा था। अब हमें पता है कि जैसे ये हुआ तो उसके बाद साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो चक्कर था वो ख़त्म हो गया 1960s में। फिर मतलब उसके बाद से साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं हुए। अब ये दोबारा से बात क्यों चली साइमल्टेनियस इलेक्शन की? क्योंकि देखो इसमें होता क्या है कि अगर आप बात करोगे ना, आराम से समझो, ये जैसे मान लो 2017 की बात करें, अभी 2025 चल रहा है, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक बताता हूँ। देखो इसका नुकसान क्या हो रहा है साइमल्टेनियस इलेक्शन ना होने का। वैसे इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन हम बता रहा हूँ आपको। देखो क्या है, मान लो 2017 में यूपी में इलेक्शन हुआ है, ठीक है, और 18 में हुआ है बिहार में, एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं। 2019 में हमारा हुआ है लोकसभा का इलेक्शन, ठीक है, तो लोकसभा का इलेक्शन हुआ 2024 में। अब देखो 2017 में, 2018 में, 19 में लोकसभा का इलेक्शन था, फिर 2020 में मान लो जैसे दिल्ली में हुआ है, ठीक है, फिर 21-22 में मान लो 21 में किसी और स्टेट में हुआ है, 22 में भी हुआ था, फिर दोबारा से 17 में हुआ था तो 22 में दोबारा होगा यूपी में, 18 में बिहार में हुआ था तो 23 में दोबारा होगा। तो हर साल किसी न किसी स्टेट में, एक दो स्टेट में हर साल इलेक्शन होते जा रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि देखो हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो सेंटर में है वो चाहती है कि स्टेट में भी हमारा ही रूल आ जाए, तो उस चक्कर में उनका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो स्टेट पे भी चला जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत सारे मसले खड़े होते हैं,
ठीक है, मतलब उसी हिसाब से फिर उनको सोचना पड़ता है कि वो लॉ नहीं बनाते हैं जो लोगों के हित में ना हो, या फिर ऐसे समझ सकते हो आपके लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। तो ये सारा मतलब इसमें और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जिस वजह से साइमल्टेनियस इलेक्शन की तरफ जाने का सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल। अब इसका होगा क्या कि एक तो गवर्नेंस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, अच्छे से गवर्नेंस नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखो खर्चा कितना ज़्यादा हो जाता है जब इतने सारे इलेक्शंस होंगे हर साल पे, तो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा और कितना सारा खर्चा मतलब एडवर्टाइजमेंट में और कितनी चीज़ों में वो सारा हो जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है, ह्यूमन रिसोर्स कितना सारा यूज़ हो रहा है। ठीक है, लोग लग रहे हैं इलेक्शन ड्यूटीज़ पे लग रहे हैं, तो ये ह्यूमन रिसोर्स ही है, और बाकी रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा, मतलब आप देखोगे रिसोर्स की भी बहुत ज़्यादा, रिसोर्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और गवर्नेंस भी ख़तरनाक तरीके से मतलब उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर हम क्या देख रहे थे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर बात हुई। लेकिन इससे पहले मैं आपको क्या बता रहा था, देखो हम आज़ाद कब हुए थे, मतलब 1947 में 26 जनवरी 1950 से लेके मई 1952 तक हमारे पास सेंटर में कोई भी सरकार नहीं थी। मतलब इलेक्शंस तो हो गए थे 1951 में, लेकिन जो उनकी पहली लोकसभा की पहली मीटिंग जो हेल्ड हुई है वो मई में हुई है, मई 1952 में। तो तब तक तो हमारे पास कौन था यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो बंदे थे वही इसको चला रहे थे। अब अगर आप देखोगे ना, अब ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया लोकसभा में। ठीक है, 129th अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट बिल है, एक्ट तो नहीं बना अभी है। 129th अमेंडमेंट बिल 2024 जो है वो लाया गया लोकसभा में। अब इसको रिव्यू कर रही है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। हम आगे जब पार्लियामेंट्री कमेटीज़ देखेंगे तो वहाँ पे देख सकते हो आपकी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है फ़िलहाल रिव्यू के लिए। तो वो रिव्यू उसके ऊपर जो देंगे फिर उस हिसाब से देखेंगे कि इसको पास किया जाता है कि नहीं किया जाता है। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था अभी कि बिल जो है ना, अभी जो बिल इन्होंने लाया है लोकसभा में, ये बिल हकीकत में क्या कह रहा है, आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन कोई भी अटैम्प्ट कर लोगे। अब ये बिल क्या बोल रहा है, अगर आप बिल को देखोगे, इसने बोला कि अब देखो मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। जैसे मान लो, पहले समझाता हूँ कि देखो ये जो आपको भी पता होगा लोकसभा का जो टेनर होता है ये कितना होता है, 5 ईयर्स। लेकिन ये 5 ईयर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे मान लो 1 जनवरी 2019 है। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को इलेक्शन के रिज़ल्ट हुए हैं। तो अब ये बताओ कि यहाँ से लेके रिज़ल्ट में पता चल गया कौन होगा कौन नहीं होगा, क्या वहाँ से लेके 1 जनवरी या फिर आप बोल सकते हो 31 दिसंबर 2024 तक 5 साल पूरे हो जाएंगे, या फिर कुछ और कंसेप्ट है। देखो ये कंसेप्ट नहीं है, जिस दिन इलेक्शन का रिज़ल्ट होता है वहाँ से काउंट नहीं किया जाता है, इसको काउंट किया जाता है फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग। जो पहली मीटिंग होगी ना वहाँ से स्टार्ट किया जाता है, कि लोकसभा की पहली मीटिंग जो होगी उस दिन से स्टार्ट किया जाएगा। इलेक्शन का रिज़ल्ट मान लो जनवरी में ही हो गया, 1 जनवरी में हो गया हुआ था, लेकिन जो उनकी पहली मीटिंग हुई है मान लो 1 मार्च को हुई है, तो 1 मार्च 2024 से लेके 28 ऑफ फेब 2029, तो इस टाइम से लेके इस टाइम तक माना जाएगा कि यहाँ पे पूरे 5 साल हो रहे हैं। ठीक है, तो पूरे 5 साल होने के लिए आपको ये समझ में आ गया, मतलब 2000 अगर 24 है, 24 से लेकर 29, अगर यहाँ पे 2029 है तो 2034। तो ये जो अपॉइंटमेंट डेट होती है ना, मतलब अपॉइंटेड डेट जिसको हम फर्स्ट सीटिंग बोल रहे हैं, तो वहाँ से लेके तो अब असल में ये जो बिल है ना, बिल क्या बोल रहा है कि हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाएंगे दोबारा से। लेकिन ये पॉसिबल होगा कैसे, हर एक स्टेट के हमने बताया कि हर एक साल में 2-3 इलेक्शन हर एक स्टेट में हो रहे हैं, तो वो स्टेट कैसे कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो लॉ क्या बोल रहा है, अभी जो बिल लाया है इन्होंने, बिल क्या बोल रहा है, तो बिल बोल रहा है कि हम आर्टिकल 82 को अमेंड करेंगे और बनेगा आर्टिकल 82A। उसी के साथ बाकी अमेंड भी करना पड़ेगा हमें, जैसे 83 को अमेंड किया है, 83 को, 172 को और 327 को। ये ज़रूरी नहीं है, इन तीनों को भी अमेंड करेंगे। उस अमेंडमेंट में होगा क्या, मैं बताता हूँ। देखो इसमें अगर आपको बिल समझ में आ जाएगा ना, ये करना क्या चाह रहे हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हम कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए ये अच्छे से समझने की कोशिश करो। पहली चीज़ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो जैसे मान लो, पहले ये याद रख लो कि इन्होंने डेट कौन सी रखी है। इन्होंने बोला कि 2034 में जो इलेक्शन होंगे ना, उसके बाद से 2034 के इलेक्शन के बाद से हम साइमल्टेनियस इलेक्शन पे आ जाएंगे 2034 के। अब ये 2034 तक होगा क्या वो बताता हूँ, देखो कैसे करेंगे।
जैसे मान लो अभी 2024 में इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, अब कब होंगे, 2029 में होंगे, तो इन्होंने 2029 से स्टार्ट किए हैं। तो मान लो 2029 में 1 जनवरी को फर्स्ट सीटिंग होती है इनकी, ठीक है। तो फर्स्ट सीटिंग कब हो रही है, फर्स्ट सीटिंग जो हो रही है 2029 में, जो भी पीएम बनेगा उसकी पहली सीटिंग होगी 1 जनवरी को मान लो। अब 2029 के बाद मान लो उसने 2 साल पूरे किए और फिर बीच में कहीं, मतलब अल्लाह ना करे ऐसा हो कि मान लो कि लोकसभा डिज़ाल्व हो गई, हो सकता है कुछ भी, क्योंकि ऐसे पहले भी डिज़ाल्व हुई है लोकसभा कई बार, कब कब हुई है ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 1979 में हुई है, 1991 में हुई है, 1998 में हुई है, 1999 में हुई है, 2004 में हुई है। तो लोकसभा तो डिज़ाल्व होती रहती है, तो मान लो कि डिज़ाल्व हो गई। अब उसके बाकी के जो 3 साल है ना, अब 3 साल बच के, तो मान लो कि नई, उसके बाद वो डिज़ाल्व होगी, नए इलेक्शन हुए, नई गवर्नमेंट बनी, वो जो नई गवर्नमेंट आएगी वो आगे आके सिर्फ 3 साल ही हुकूमत करेगी, 5 साल नहीं करेगी। रीज़न बीइंग कि हमें 2034 में 1 जनवरी को के बाद से हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 2029 में जो भी गवर्नमेंट बनेगी, अगर वो 5 साल पूरे कर लेती है 2034 तक बन जाएगी, फिर 2034 के बाद से वैसे ही चलेगा। अब सेम चीज़ स्टेट्स पे भी लागू होगी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे मान लो अगर लोकसभा की बात कर रहे थे कि लोकसभा अगर डिज़ाल्व हो जाती है पहले ही 2 साल में या 3 साल में, यहाँ पे 3 साल है, तो जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो 2 साल ही हुकूमत करेगी। ये अगर 4 साल का पीरियड पूरा करके जा रहे हैं, 4 साल के बाद डिज़ाल्व हो रही है, तो 1 साल जो बच जाएगा, सिर्फ नई जो लोकसभा आएगी वो सिर्फ 1 साल ही पार्लियामेंट में रहेगी, ठीक है। उसके बाद से 2034 में हमें फ्रेश इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं। तो ये डेट समझ में आ गई, 2034 में हम फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे ही। अब सेम चीज़ लागू होगी स्टेट्स पे भी। जैसे मान लो कोई भी स्टेट है, दिल्ली की स्टेट है, अभी दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं 2025 में दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं। अब देखो दिल्ली की स्टेट 2025 के बाद कब होने हैं, यहाँ पे 2029 में, उसके बाद कब होने हैं 2034 में। ये तो इसके साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइज हुई हुई है मान लो, ठीक है। या फिर ऐसे भी समझ लेते हैं 2024 से लेके 5 साल था ना, 2030 तक चलेगी सारी ये, ठीक है, 2030 फिर 2035 तक। अभी दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं 2025 में, कोई ना कोई गवर्नमेंट बन के आएगी 2025 में, वो कितने साल हुकूमत करेगी, 2030 तक पूरे 5 साल करेगी। लेकिन 2030 में जो हुकूमत बनेगी दिल्ली में, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन तो 2030 में ही होने हैं ना, तो 2030 में जो भी इलेक्शन होंगे, मान लो गवर्नमेंट आ गई, उसके बाद 2035 तक उसने हुकूमत करनी थी, लेकिन वो 5 साल हुकूमत नहीं कर पाएगी। रीज़न बीइंग कि 2034 हमने रख लिया है कि उसके बाद से साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे। अब होगा क्या कि ये जो भी गवर्नमेंट होगी ये सिर्फ 4 साल के लिए होगी, 4 ईयर्स के लिए। ऐसे मान लो बिहार की बात कर लें, वो मान लो 2032 तक, 32 में उसके नए इलेक्शन होने हैं। 2032 में बिहार में इलेक्शन हुए। अब इलेक्शन हमें पता है इलेक्शन होंगे तो 5 साल के लिए वो हुकूमत में रहेंगे, ठीक है। लेकिन वो 5 साल नहीं रहेंगे अगर ये बिल पास हो जाता है तो। क्यों? क्योंकि 2034 में हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने हैं, तो ये सिर्फ 2 साल ही हुकूमत करेंगे, क्योंकि ये 32 में आएंगे तो 34 तक हुकूमत करेंगे। उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे, ताकि हर एक स्टेट में 2034 में इलेक्शन हो, सेंटर में भी 2034 में इलेक्शन होंगे, तो उस हिसाब से फिर हम उसके बाद साइमल्टेनियस इलेक्शन होते रहेंगे। आई होप आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके साथ मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बताई हैं, अगर समझ में आ गया है। अब इसमें यह भी याद रखना, जैसे मान लो कोई 2028 में किसी स्टेट में इलेक्शन होने हैं, ठीक है। 2028 के बाद 5 साल कब पूरे होंगे, 2033 में। तो अब देखो दोबारा से इलेक्शन करवाने में पैसा ज़्यादा लगेंगे, तो जब तक 3 या 4 साल का फ़र्क ना हो तो वो क्या करेंगे, ये जो हुकूमत 5 साल थी ना, इसी को एक्सटेंड करके 6 साल, 2033 की जगह इसको बोलेंगे 2034 तक ही हुकूमत करेगी स्टेट में भी। मान लो किसी स्टेट में 2028 में इलेक्शंस हुए हैं, 2028 में कोई सीएम बन के आया है, तो वो सीएम कब तक रहेगा, 5 साल की जगह 6 साल हो जाएगा, ताकि 2034 तक जाए, ठीक है। तो अब ये कितने साल होंगे, बीच में कितना फ़र्क होगा, उसको एक्सटेंड करेंगे या कम करेंगे, वो सिंपल सी बात इतनी आपको याद रखनी है। जैसे कि मतलब जैसे मान लो 2029 में, ठीक है, किसी का टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, 2029 नहीं कुछ और लेते हैं, जैसे मान लो 2027 की बात करें आप, 2027 में इलेक्शन हुए हैं, तो 5 साल उसके कब पूरे होंगे, 2032 में। तो उसको बोलेंगे एक काम करो, क्योंकि 2 साल के लिए 2 साल के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, एक काम करो आप एक्सटेंड कर लो, तो 32 की जगह 34 तक करो, या फिर इसको फ्रेश इलेक्शन करवा के सिर्फ 2 साल देने के बजाय, या 3 साल दे सकते हैं आप, लेकिन 2 साल देने का कोई फ़ायदा नहीं है।
ठीक है। तो कहने का मतलब हम स्टेट में भी या तो एक्सटेंड कर देंगे या फिर उनका टेनर कम कर देंगे, ताकि 2034 में स्टेट में भी और सेंटर में भी इकट्ठे इलेक्शंस हों। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात क्या कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में, देखो हम बात कर रहे थे कि इलेक्शंस के बारे में हमारे पास पार्ट 15 में सब कुछ मेंशन है। तो सब कुछ तो नहीं था कि इसीलिए हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 लाया, ताकि हम इलेक्शंस के सारे रूल्स ला सकें कि भाई वोटर लिस्ट क्या होगी, वो सब कुछ मैंने बताया। अब पार्ट 15 में अगर हम बात करें 324 से लेके 329 तक, तो ये आर्टिकल असल में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसमें से आपसे पूछ सकते हैं वो कुछ भी। अगर मैं बात करूँ 324 के, तो आपको पढ़ सकते हो वैसे, तो इसमें मतलब सिंपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ही लिखा हुआ है कि भाई उसके पास जो पावर्स हैं डायरेक्शन की, ठीक है, कंट्रोल की, या फिर जो वो सप्लीमेंट करेगा। अब इसमें असल में देखो 324 में आपको याद क्या रखना है। 324 है क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स क्या क्या हैं, मतलब कौन कौन से इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट का कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लोकसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का। अब ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से इलेक्शन ईसीआई नहीं करवाता है। अब जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ऐसे ही हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमीशन भी है। हमें पता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का सिंबल इतना ही इसीलिए बनाई गई थी कि ताकि ये विलेजेस का इलेक्शंस और म्यूनसिपैलिटीज़ का इलेक्शन में वो जो होता है, मतलब हमारे पास PRI पंचायती राज एक्ट के अकॉर्डिंग पंचायत के इलेक्शन और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन स्टेट कंडक्ट करवाती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, लोकसभा के, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया कौन सा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन करवाती है। अब ऐसा भी पूछ सकते हैं कि किसके नहीं करवाती, जैसे इलेक्शन ऑफ स्पीकर, तो वो तो होता ही नहीं है, ठीक है। इलेक्शन ऑफ स्पीकर जो वो रूल 7 ऑफ लोकसभा के अंडर होता है, तो उसको ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं करवाती है। इलेक्शन ऑफ स्पीकर हो गया, इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर हो गया, या इलेक्शन ऑफ डिप्टी चेयरमैन हो गया। तो डिप्टी चेयरमैन, उसके बाद डिप्टी स्पीकर और स्पीकर, इन तीनों के इलेक्शन ईसीआई नहीं करवाती है। सिंपल सी बात इतनी याद रखनी है। इसमें यही 324 में यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं घुमा घुमा के, ठीक है। उसके बाद 325, 326 इनका आप एक काम करना, 325 के इनकी ना एक बार लैंग्वेज पढ़ लेना। जैसे 325 अगर सेपरेट इलेक्टोरल का कंसेप्ट जो है ना, ताकि सेपरेट इलेक्टोरल नहीं हो सकते, मतलब किसी हम इलेक्शन ऐसे नहीं करवा सकते कि, अब देखो सेपरेट इलेक्टोरल का कंसेप्ट जो 1919 में अंग्रेज़ों ने दिया था, जिस वजह से सारा पंगा पड़ा था। 1919 में उनको बोला गया था कि जैसे मान लो कोई मुस्लिम पॉपुलेशन है या कोई भी सिख पॉपुलेशन है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन के मान लो कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ एक अपने किसी एक मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट कर सकती है, ठीक है। हिंदू लोग सिर्फ हिंदू को ही करेंगे, तो वो मतलब मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरल लाया था उन्होंने। तो उसका मतलब ये था कि खड़ा होने वाला भी मुस्लिम ही होगा और पॉपुलेशन जो वोट कर रही है वो भी मुस्लिम होगी। अब गांधी जी इसके खिलाफ थे थोड़ा सा। गांधी जी का कहना था कि ये सेपरेट इलेक्टोरल अगर आपको करना भी है, लेकिन इसमें एक कंडीशन रखो कि चाहे वोट इसी से ही करवाओ। मान लो, कहने का मतलब ये जो बंदा आपने रखा हुआ ये मुस्लिम ही रखो, इसको रिजर्वेशन दे दो यहाँ पे, लेकिन वोटिंग सारे करेंगे, मतलब स्पेसिफिक कम्युनिटी, सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को ही। तो उस कंसेप्ट को ख़त्म करने के लिए 325 लाया था। अब 325 की अगर लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसका ओवरऑल मतलब यही है कि इंडिया में अब सेपरेट इलेक्टोरल किसी भी हालत में हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लागू नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। उसके बाद 326 तो राइट टू वोट के बारे में, या ऑलमोस्ट जो हमें मेंशन है किस में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी, तो उसको आप आराम से देख सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे 327, 328, 329 भी ज़्यादा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेना कि 329 क्या बोलता है, 328 क्या बोलता है, ठीक है। अब पिछले बार क्वेश्चन आया हुआ था कि राइट टू वोट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्या नहीं। तो अब देखो राइट टू वोट इसमें सीधा सीधा 326 में बता रहा है हमें, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही हुआ सीधा, ठीक है। वो इनडायरेक्टली फंडामेंटल राइट भी है, वो स्टैट्यूटरी राइट भी है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में भी सीधा है 326 में। तो हम राइट टू वोट उसको बोल सकते हैं सीधा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही है हमारे पास, ठीक है। अब 327 की अगर बात करें तो 327 के अंडर ही असल में हमने ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 बनाया था ना, ये इसी के अंडर ही बनाया था हमने 327 का यूज़ करके। 327 बोलता क्या है, स्टेट को या सेंटर को ये परमिट कर देता है कि आप मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नया लॉ बना सकते हो। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये प्रोविज़न है कि आप नया लॉ बना सकते हो ताकि जो इलेक्शन रूल्स को अच्छे से कंडक्ट करवा सकें, मतलब इलेक्शन को अच्छे से कंडक्ट करवा सके। जैसे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 देखोगे आप, या फिर इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968,
तो वो सारी चीज़ें इसी में से निकल के आई हैं, 327 में से ही। तो कहने का मतलब ये है कि 327 ये एम्पावर करता है स्टेट को कि आप लॉ बना सकते हो ताकि जो इलेक्शन है उनमें कोई मसला ना हो, मतलब उसके प्रोसीजर में कोई मसला ना हो। ऐसी कोई बॉडी सेटअप कर सकते हो जो आपकी हेल्प करे। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आप देखो, इलेक्शन कमीशन मैंने बताया 324 से लेकर 329 तक, अब ये है तो सारा कुछ जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिया हुआ है सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं था मेंशन कि भाई कौन जो मतलब वोटिंग करवाएगा। मतलब जैसे मान लो कि जो इलेक्टोरल जो हमारे पास ये वोटर लिस्ट बनती है इसको कौन बनाएगा, ठीक है। उसके बाद जो वोटिंग होगी तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, उसके क्या रूल्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने आरपीए 1950 और 1951 में लिखे, लेकिन आरपीए 1950 कैसे बनाया, वो बनाया हमने आर्टिकल 327 ने एम्पावर किया कि आप बना सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद और क्या है, तो 327 तो वो आ गया। 328 स्टेट के लिए, 327 था सेंटर के लिए कि सेंटर कोई भी ऐसी चीज़ कर सकती है जिससे हेल्प मिले, तो 328 आ गया स्टेट के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत जो मैंने अपने से कोशिश किया बताने की। असल में थोड़ा लंबा खींच गया लेक्चर। मेरा कहने का मतलब सिंपल ये था कि आपको ताकि पूरा क्लियर हो जाए कि ये बिल बोल क्या रहा है, और साथ में मतलब ये साइमल्टेनियस इलेक्शन का अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो कि मुझे कौन कौन से सफ़ेयर्स जो हैं वो कवर करने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और भी वो पूछ सकते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें ना हम, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे 1950 से लेके, क्योंकि 1950 में ही बनाया, 1950 से लेके 1989 तक हमारे पास सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। फिर इन्होंने 61st अमेंडमेंट एक्ट लाया था 1988 में, और उस चक्कर में फिर जब अब इसने लाया क्यों था, 61 अमेंडमेंट एक्ट इसलिए लाया था क्योंकि आप अगर देखोगे आपको याद भी होगा कि जो वोटिंग एज थी ना वो 21 से 18 कर दी थी, तो उस चक्कर में वर्कलोड बढ़ गया हुआ था। आई होप आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या बोल रहा हूँ। वोटिंग एज 21 से 18 कर दिया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि 21 से 18 कब की थी, तो 1988 में की थी। तो उसी टाइम पे फिर उन्होंने कहा ये जो अमेंडमेंट लाया, तो इस अमेंडमेंट की वजह से वर्कलोड बढ़ गया। अभी जो वर्कलोड बढ़ा ना, वर्कलोड क्योंकि आप देखो बहुत सारे लोग नए ऐड हो गए थे तो वोटर लिस्ट तैयार करनी, तो ये बहुत सारा बर्डन बढ़ गया था। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से काम नहीं चल रहा था, उन्होंने 2 इलेक्शन कमिश्नर और इसकी हेल्प के लिए दिए 1989 में। तो 1989 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो था ही हमारे पास, ECI उसके पास, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको बोल रहे हैं हम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो था ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको हमने 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दिए, ठीक है। तो अब जैसे इलेक्शंस वगैरह हो गए उसके बाद उनको रिमूव कर दिया गया इलेक्शंस के बाद। लेकिन 1993 में दोबारा से गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया, उसके अकॉर्डिंग बोला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो उस टाइम से फिर हमारे पास अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक है और साथ में 2 असिस्टेंट्स के लिए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी ये बताया था कि जो डिसीजन होगा, जैसे मान लो अब 3 हो गए हैं तो डिसीजन किसका माना जाएगा, तो जो मेजोरिटी बोलेगी उसी के, मतलब 3 में से अगर 2 एक साइड होंगे तो उसी की बात मानी जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद अब देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये पूछ सकते हैं वो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का तरीका क्या होता है, ठीक है, उसको कैसे रिमूव किया जाता है। तो सेम मतलब ये समझ लो कि मुश्किल से मुश्किल कर दिया हुआ है इसको रिमूव करना, क्योंकि इसको मतलब ऐसा ही है कि सुप्रीम कोर्ट का जैसे जज को हम रिमूव करते हैं वैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल होगा। और सुप्रीम कोर्ट का जज का रिमूवल आपको पता है कितना डिफ़िकल्ट है, अगर आपने नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, मैंने ये सब कवर करवाया हुआ है वहाँ पे। अब देखो, अब इलेक्शन कमिश्नर अगर हम बात करें कि जो एक तो मैंने बताया कौन सा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे पास, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब उसके पास हमारे पास 2 इलेक्शन कमिश्नर्स भी दे दिए हैं हमने एक्स्ट्रा। अब असल में देखा गया कि पावर इन तीनों की सेम ही है, लेकिन रिमूवल का इसका तरीका अलग है, इनका तरीका अलग है। इसको रिमूव करने के लिए आपको अब यहीं से UPSC या JKPSC क्वेश्चन बनाएगा कि इसको रिमूवल करने का तरीका क्या है, कि जैसे सेम जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है वैसे ही आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हो। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उसकी असिस्टेंट्स के लिए हालांकि पावर सेम ही दे के रखी है, लेकिन इनका रिमूवल का तरीका अलग है। इनकी रिमूवल कैसे होगी, इनको रिमूव करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है। तो पावर किसके पास आ गई, सारी इसी के पास ही है, ठीक है। तो मतलब रिमूवल की बात कर रहा हूँ तो उस केस में।
तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही गया होगा। वीडियो भी लंबी हो गई है, तो मतलब अगर इस बेसिस पे अगर क्वेश्चन बन जाता है अब साइमल्टेनियस सिलेक्शन में, इसमें हमने सारी डायमेंशंस कोशिश की हैं टच करने की। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ, मतलब बाकी वाले टॉपिक्स भी ऐसे ही कवर करवा दूँ, तो आप बता सकते हो, वरना मैं रुक जाऊँगा, मुझे क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच।